नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि इस वक्त IMF वालों के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। मामलात किस जानिब जाते हैं मुस्तकबिल में हमें पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह बताते चलें आपको कि इस पस मंज़र में स्टॉक मार्केट बेचारी के साथ क्या हुआ और क्या ये आज हुआ, यह कितने अरसे से हुआ है। नाज़रीन, बहुत सारे हमारे चाहने वाले, पसंद करने वाले कहते हैं कि एक ज़माने में तो जब भी मईशत, रुपया पैसा, सरमायाकारी, तिजारत, सनत के बारे में बात होती थी तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज़्यादा बात होती थी। अब क्या हो गया है, स्टॉक के बारे में कोई बात ही नहीं करता। स्टॉक एक्सचेंज के व्हाट्सएप के ग्रुप, वहाँ पर सन्नाटा है। हू का आलम, फेसबुक के ऊपर बने हुए बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रुप्स जो रोज़ाना की बुनियादों पर बताते थे किस दिन हिस्से की कीमत ऊपर जाएगी, किस दिन नीचे आएगी, वहाँ पर भी एक पुरस्कार सी खामोशी है। आखिर इसके पीछे गेम क्या है? आपको पता होगा कि मीडिया से वाबस्तगी काफ़ी अरसे तक रही है और रहेगी इंशाअल्लाह। तो बात कुछ ऐसी है कि माजी में मैंने क्या देखा, क्या सोचा, क्या समझा। मैं एक तरह का मुहक्किक भी कह सकते हैं, मुझे तालिब इल्म भी हूँ, स्टॉक मार्केट का तहकीक करता रहता हूँ, कब कहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत तज्जिया भी कर लेता हूँ इसी बुनियाद पर कि जो कुछ पढ़ रखा है इक्तिसादियात में, माशियात में, फाइनेंस में। और इसके साथ साथ देखें, बड़ी अहम जो एक चीज़ है, जो बदलते हालात वाक़यात हैं दुनिया के आलमगीरियत के दौर में, उनको भी देखता आ रहा। मैंने 2014 के सितंबर के बाद से स्टॉक मार्केट के ऊपर मुफस्सिल बात करना छोड़, ज़ाती तौर पे भी, इनफिरादी तौर पे भी, पेशावराना तौर पर भी मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में गुफ्तगू महदूद रखी। उसकी वजह, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि साहब आपने क्यों बात करना छोड़ दी, उसके बाद तो मार्केट काफ़ी तेज़ हुई, आपने कभी मशवरा नहीं दिया कि स्टॉक मार्केट की जानिब जाएं। हमेशा डॉलर और सोने की बात की कि गोल्ड की तरफ, कमोडिटी की तरफ, गोल्ड में, कमोडिटी में भी गोल्ड, और दूसरा ये कि करेंसी में डॉलर, इसके बारे में ही आपने बात की। आपने ज़्यादा लोगों को इनकरेज तो मैं नहीं कर सकता ना, मैं तो टीवी एंकर हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के लोगों को सलाह और मशवरे तो नहीं दे सकता कि अपने सारे पैसे तोड़वा लो, सब डॉलर में रख दो। लेकिन आपने ये देखा होगा, हमेशा मैंने ये बात ज़रूर की कि डॉलर एक बढ़ती करेंसी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत में कुछ भी नहीं रखा हुआ। कड़वी बात है, लेकिन आज साबित हो गया। मैंने बताया ना इसकी तिजारत में कुछ है, ना सनत में कुछ है, ना स्टॉक मार्केट में कुछ है, और यहाँ पर डॉलर की कदर में इजाफा होगा। और गोल्ड को सारी दुनिया मानती है कि इट्स ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आज नहीं तो कल महंगाई के तूफान पाकिस्तान में आएंगे, सोने की कीमत बढ़ेगी, वो भी साबित हो गया, ये भी साबित हो गया, स्टॉक मार्केट के बारे में पेशगोई भी साबित हो गई। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, फिर ये अफसोसनाक किस्म की कहानी सुनाएंगे जिसके दुख दर्द को महसूस करके आपको शाहरुख की फिल्म याद आ जाएगी जिसमें आंसू ही आंसू थे। मैं पेश तो करूँगा मामला अपने दोनों मेहमानों के सामने, जनाब अहमद चिनाई साहब जो कि PSX के बोर्ड मेंबर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उसके अलावा जनाब ज़फ़र मोती साहब जो कि साबका अदवार के अंदर KSC PSX के अहम, मैं कहूँगा कि ओहदेदार भी रहे हैं, इसके साथ साथ वो भी डायरेक्टर के ओहदे पर रहे हैं। दोनों को वेलकम करता हूँ शो में, और उनके सामने ये मामला रखता हूँ, माजरा रखता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन श्रिंक हो गई है, जो किसी दौर में, मैं नहीं कहता लेकिन आप ही के कॉलीग्स कहते हैं कि 100 अरब डॉलर तक 2017 में पहुंच गई थी, जो कि पहुंचनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सीपेक भी बस एक, मैं ढकोसला ही कहूँगा उसे, सीपेक की भी कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन उसके चक्कर में ड्रामे खेल के 100 अरब डॉलर तक उसे पहुंचा दिया था। अब वो सुकड़ के 25 अरब डॉलर पर आ गई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन की वजह से। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन ने, यानी डॉलर की बढ़ती कदर और रुपए की गिरती कदर की वजह से यह मामला पेश आया। स्टॉक के बहुत सारे अहम ओहदेदारान, स्टॉक ब्रोकर्स, मेंबर्स, ट्रैक होल्डर्स, उन्होंने आवाम से ये बात छुपाए रखी
कि दुनिया के अंदर मवाजना हमेशा एक स्टॉक मार्केट का दूसरी स्टॉक मार्केट के साथ डॉलर्स में होता है, और ख़ास तौर पे जहां इतना ढोल पीटा गया क्रॉस लिस्टिंग का, वहां पर क्या एक आम सी बात नहीं कि चीज़ों की वैल्यूएशन हमेशा यूएसडी या किसी फॉरेन करेंसी के अंदर कैलकुलेट की जाए तो बेहतर रहेगी। लेकिन इस चक्कर के अंदर लोगों को लगा दिया गया कि ईपीएस, मल्टीपल्स, अर्निंग्स, लेकिन दर हकीकत स्टॉक एक्सचेंज सुकड़ते सुकड़ते आज यानी अगर आपने $1 लगाया था तो आप 25 सेंट वापस लेकर जा रहे हैं। मैं तमहीद थोड़ी लंबी कर रहा हूं क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर है जो कोई बीमार ना हो, या हैदराबाद के अंदर जो हमने बड़ा ख़ास अस्पताल बनाया वहाँ पर उसको हम जमा करवा सकें, कि जो $1 लगाए और 25 सेंट वापस लेकर जाए। तो मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ अहमद चिनाई साहब आपसे। ज़फ़र मोती साहब भी हमारे साथ हैं। अहमद चिनाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि ये फिप्पी लिप्पी के पीछे आवाम को पागल किए रखा। आज सरमायाकार बर्बाद हो गया, लोगों ने बेटियों का जहेज़ तबाह कर दिया, अपनी पेंशनें तबाह कर दी, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी तबाह कर दी। मुझे यह बताएं कि कौन सा ऐसा मैथमेटिशियन होगा जो $1 पे 25 सेंट वापस लेकर जाता होगा घर, यह मुझे समझा दें जी अहमद चिनाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल सही है, हालात माशी तौर पर पाकिस्तान के इतने अच्छे नहीं हैं और हम सबको इस पे कंसर्न है, चाहे कोई किस तरीके से बयान कर दे, कोई किस तरीके से बयान कर दे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान जिसका गर्दिशी कर्जा, चाहे वो लोकल हो चाहे फॉरेन हो, वो उसको अगर पाक रुपीस में कैलकुलेट करें तो 65,000 अरब से जायद है। और इस 65,000 अरब से जायद के कर्जे का अगर हम सिर्फ 15% पे भी बैंक इंटरेस्ट निकाल लें तो वो तकरीबन 10,000 अरब के करीब आ जाता है। पाकिस्तान की टोटल कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन जो है वो 7-8 हज़ार अरब रुपए है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो भी वो है कि जहां आपकी कोई रिपेमेंट नहीं होती, सिर्फ आपके खर्चे जो हैं वो आपने यनमार्क किए हुए हैं। तो जब तक पाकिस्तान के पास टैक्स रेवेन्यू या कलेक्शन 20,000 अरब के करीब नहीं आएगा तो ये बैंक इंटरेस्ट और ये हमारा खर्चा मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में पूरा होगा। हम वक्ती तौर पर जो है वो अपने आदाद शुमार को ठीक करके बता देते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन जो है वो पाकिस्तान को मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं ताकि पिछले कर्जे भी चुकाएं और पिछला इंटरेस्ट भी चुकाएं। तो ये कहीं की पॉलिसी नहीं है कि जहां हम मैनेज कर सकें कि जो मुल्क $30 की लगभग गैस इंपोर्ट करता हो और $4-4.5 में लोगों को प्रोवाइड करता हो, उसका यही हाल होगा, उससे बेहतर कोई हाल नहीं हो सकेगा। मैं ये समझता हूं कि आज अगर IMF का डेलीगेशन आया हुआ है और वो ये बातें करता है कि पाकिस्तान को अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज करना होगा, पाकिस्तान को अपने दोनों एंड्स मीट करने होंगे और कारोबार के जो तरीक़ाकार है कि एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो हम चले, तो उस पर अगर अमल पैरा नहीं होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी कोशिशें हो जाएं, जो कुछ भी हम कह लें, जो कुछ भी हम पिट लें, रोक, मैं समझ पाकिस्तान के लिए नहीं है। आज अगर जब हम ये बात करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि आम आदमी तो इस 20,000 अरब की टैक्स कलेक्शन में जरूर मारा जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो सरमायादार और वो ताजर बरादरी जिसकी तादाद मैं समझता हूँ ज्यादा नहीं है, कि जो इस मुल्क के रियल बेनिफिशरीज हैं, जो हर किस्म की सब्सिडीज जो है वो ले रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान कौम का यह हक बनता है कि उन तमाम लोगों से ये सब्सिडी वापस लें और जितना मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हो सके 20,000 अरब के टारगेट पर आए ताकि मुल्क अपने पैरों पे चलने के काबिल हो जाए। और ये डॉलर की जो हम ऊंची उड़ान देख रहे हैं वो जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं आएगा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम मजीद पिसती जाएगी। बड़ा अहम नुक्ता है ज़फ़र मोती साहब। अब मैं आपकी जानिब जाऊँगा, आप बड़े बहादुर आदमी हैं, अब मुझे सीधा सीधा जवाब दें सर, ये जो ड्रामा ढकोसला था जिसके ज़रिए मार्केट को चढ़ाया गया सीपेक का, और फिर उसके बाद इससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने स्टॉक होल्डिंग को दूसरों को टोपी बना के पहना दिया और अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में शिफ्ट कर दिया, और अब जब रियल एस्टेट पे प्रेशर आया तो चुपचाप रियल एस्टेट से निकाल के डॉलर और गोल्ड में लगा दिया। सर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है कि नहीं हुआ? ज़फ़र मोती साहब सही सही बताना है। देखिए अली भाई, ये मजाक हमेशा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग कन्वर्ट करते रहते हैं
और इस तरह के मुल्क में इस तरह की चाबियां लगती हैं ताले खोलने के लिए, ताकि जो लोग जो सरमाएदार हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं। मेरे हिसाब क्या है कि मेरी परदादी ने जो गोल्ड की प्रिडिक्शन की थी, वो मेरे दादा, मेरे वालिद, मैं, मेरे भाई और वो सब के हिसाब किताब में फॉरेन एक्सचेंज बेस्ड सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक्स, कंस्ट्रक्शन, वो हम नहीं जीत सके जो मेरी परदादी 200 रुपए का तोला 1970 में लेती थी। अब आप इस हिसाब से अगर देखोगे तो इस मुल्क का जो हाल है वो बिल्कुल परफेक्ट, हमारी कैपिटल मार्केट उसको प्रिडिक्ट कर रही है बिल्कुल परफेक्टली कि जो हाल है उसका हिसाब दे रहे हैं हम लोग। 24 करोड़ अवाम है, ये 22 करोड़ कह रहे हैं। 24 करोड़ अवाम है, छोटा सा पट्टी जितना मुल्क है। 12 घंटे अगर आप ड्राइव करो तो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं। 6 घंटे इस तरफ गवादर और 6 घंटे उस तरफ, दैट्स इट। अब इस 24 करोड़ की आवाम को ना फूड सिक्योरिटी है, ना उनके जमीन के नीचे कुछ है, ना जमीन के ऊपर कुछ है। एक न्यूक्लियर है जिसके लिए सब इधर उधर फिर रहे हैं हम लोग कि बाबा हमको कोई काम दे दो, बाकी काम अभी तक कुछ है नहीं। आपको ये जो प्रिडिक्शंस मैं कर रहा हूँ वो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ राइटिंग ऑन द वॉल है। वो गाना है स्पेक्टर, जेम्स बॉन्ड की फिल्म का, सैम स्मिथ का। वो आप अगर सुनेंगे तो यूं लगेगा जैसे पाकिस्तान का हिसाब किताब वो दे रहा है। खैर, आपने तो बड़ी संगीन, संजीदा और गहरी बातें कर दी। बहुत सारी तो मुझे समझ भी नहीं आई, कुछ मुझे समझ में आई, लेकिन मैं मानूंगा नहीं कि मुझे समझ में आई। तो बात कुछ ऐसी है कि अहमद चिनाई साहब, जिस चीज़ की निशानदेही ज़फ़र मोती साहब ने की है वो क्लैरिटी और रियलिटी है। बात यह है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे उन्होंने पोशीदा अल्फाज के अंदर ये बात बोली है कि वाज़े रहे कि वक्त के साथ साथ ये गेमें खेली जाती हैं, लेकिन सर जो स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने सरमाया लगाया ना सर, उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया, बहुत बड़ा हाथ हो गया। शायद वो अपने हाथ जलाने के लिए ही आए थे, लेकिन सर इतना बुरा हाल होना कि $1 के ऊपर 25 सेंट घर वापस लेकर जाना, ये तो निरी बर्बादी है। क्या कहते हैं आप अहमद चिनाई साहब? देखिए, बिल्कुल ठीक है, कोई दो राय नहीं बनती। बात यह है कि जहां $100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, वो $25 बिलियन की हो जाए, बल्कि मेरे हिसाब से तो $22-23 बिलियन अब रह गया है, इससे ज्यादा नहीं रह गया जो डेप्रिसिएशन पिछले हफ्ते हुआ है या जो डिवैल्यूएशन पिछले हफ्ते हुआ है। मैं ये समझता हूं कि स्टॉक मार्केट की वाइब्रेंसी की ना होने की दो बड़ी वजूहत हैं, जिसकी मैं हमेशा निशानदेही कर चुका हूं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो इस वक्त 17% जा रहा है, जो ट्रेजरी बिल का रेट है, और जो लेंडिंग रेट बैंकों का है वो तकरीबन 22% के करीब है। 4-4.5% वो इसमें काइबर भी ऐड करते हैं। उस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी स्टॉक मार्केट जो है वो प्रॉस्पर नहीं कर सकती कि यहाँ एक तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इरोड हो रहा है और दूसरा डिविडेंड पे आउट कुछ भी नहीं है। जहां डिविडेंड पे आउट ना हो वहां हम ट्रेडिशनली बात करेंगे 8-9% हमें डिविडेंड यील्ड मिलती है, तो मैं समझता हूं कि वो सिर्फ ऐसी प्रिविलेज क्लास को मिलती है या जो प्रिविलेज शेयर्स है उनमें मिलती है। बाकी डिविडेंड यील्ड की कोई वो मैं समझता हूं गारंटी नहीं है। दूसरा, एक पिछले दिनों या पिछले सालों में जब SECB ने पाबंदी लगाई थी कि मिनिमम 40% पे आउट, डिविडेंड पे आउट करें, तो यही बड़ी कंपनियां थी जो चली गई और जिन्होंने इस शिक को निकाल दिया और डिविडेंड कोई नहीं देते कि जी हमारे पास रिटेन अर्निंग्स है, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम फला कर रहे हैं और आगे जाके जो है वो कंपनी तरक्की करेगी। तो मैं समझता हूं कि लोगों का लामहला जो है वो इंटेंशन या रगबत जो है वो बैंकों की तरफ जाएगा, ट्रेजरी बॉन्ड्स की तरफ जाएगा, फिक्स्ड टर्म्स जाएगा कि जहां जो छोटे लोग हैं उनको अपने सरमाए का रिटर्न भी मिल सके और उनकी जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इरोड ना हो। तो ये दो बड़ी वजूहत है जिसकी बिना पर हम स्टॉक मार्केट की हालत देख रहे हैं। मैं समझता हूँ रेगुलेटर्स को भी जो है वो इस पर नजरसानी करनी चाहिए पे, और साथ साथ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको भी कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन देने चाहिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में आती है, जो 72 रुपए का शेयर अगर आज से 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था और उसकी कीमत अगर 18-20 रुपए रह गई है, तो फिर कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो लोग स्टॉक पे करेंगे? वो ज़ाहिर है
गोल्ड की तरफ जाएंगे, वो डॉलर की तरफ जाएंगे या प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, स्टॉक मार्केट की तरफ बिल्कुल नहीं आएंगे। बड़ा अहम नुक्ता है जिसके ऊपर आपने बात, इंटरेस्ट रेट जो है ये वन ऑफ द रीजंस है, बढ़ता इंटरेस्ट रेट स्टॉक मार्केट को मुतासिर कर सकता है। लेकिन नाजरीन, मज़े की बात यह है कि ज़फ़र मोती साहब, आप इस चीज़ को समझें कि IMF की अगर बातें मानेंगे तो बैनुल-अक़वामी आज़ाद मईशत के तहत, जदीद आज़ाद मईशत के तहत, यानी जो फ्री मार्केट इकॉनमी है, यू मे हैव टू जैक अप योर इंटरेस्ट रेट फर्दर, परहैप्स मच हायर, perhaps higher than your interest rate, higher than your inflation rate. So you may be expecting even more than 20% if you go by international market principles. तो आपकी मार्केट कहाँ जाएंगी ज़फ़र मोती साहब? देखिए, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल मैंने आपको पहले बताने का बता दिया था। अभी राइटिंग ऑन द वॉल यही है कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है कि मैं आपको कह चुका हूँ कि 24 करोड़ आवाम के लिए फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई है। तो वो जो है इधर से उधर हो रहे हैं, और जो मुश्किलात आएंगी वो जैसे सल्तनत उस्मानिया को आई थी, इस तरह आएगी कि 100 साल पहले जब वो बैंकरप्ट हो रहे थे तो उनके जितने सूबे यूरोप में, अफ्रीका में, फलस्तीन में, सऊदीया में थे, उनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी जितनी हमारी पॉपुलेशन है। मेरे ख्याल में अहमद चिनॉय साहब को नहीं पता होगा कि वो उस टाइम की सबसे बड़ी बैंक्रप्सी थी। हमारी बैंक्रप्सी तो अभी दुनिया ने देखी नहीं है 24 करोड़ आवाम की। अभी ये है कि ये 20% कर दें। अभी जब हमारी मार्केट एक दिन बढ़ी थी, वो उस टाइम हमको हो गया था कि 200 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे, उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाए तो खुदा का शुक्र अदा किया। ये सूदखोरी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ बताते हैं कि नहीं हम इस्लामिक तरीके से जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये 20% पर पहुंचेगा, फिर कायबोर और बैंक के उसके बाद ये 22-23% पहुंचेगा। फिर मार्केट में भी मुखलिस होना पड़ेगा लोगों को। फिर देखें, अगर उनका कारोबार गलत लगेगा तो फिर, हाँ मतलब फिर सच्चाई का काम होता है ना सर, फिर मार्केट को भी मुखलिस होना पड़ेगा। इस तरह के 2 नंबर ड्रामे के जी सीपेक आ गया, मुल्क की नाउजुबिल्ला तकदीर बदल जाएगी और स्टॉक मार्केट को बढ़ाना शुरू कर देना कि जी चीनों ने मार्केट खरीद ली। आप मुझे बताएं क्या बेनिफिट हुआ? आप लोग जब मार्केट खुद चला रहे थे तो तब ठीक नहीं चल रही थी, आपने चीनों को दे दी तो कौन सा कोई यहाँ खजाने निकल आए या सोने की कान खुल गई? तो सर ये हमारे साथ हुए ना टोपी ड्रामे, आप मानो इस बात को? हम कहाँ नहीं मानते हैं। हम इस टोपी ड्रामे को समझाने रेगुलेटर्स को गए थे कि भाई आप ऐसा मत करो, डीम्यूचुअलाइजेशन, इंटीग्रेशन नहीं करो। मैं तो उस मीटिंग से भी निकल गया था। अभी आकिब साहब बैठे हैं, वो विटनेस हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन, कि मैं चला गया था ना। मैंने उधर मेहरुन्निसा को रखा ना खैरुन्निसा को रखा, और मैं निकल गया था। अगर वो मेरे दोस्त यासीन लाखानी जिंदा होते तो ये बताते ये जो क्या है। इसके बाद जो है, अब आप ये देख लें कि हमारे वॉल्यूम्स कहाँ हैं, हमारी मार्केट डिस्कवरी क्या है, प्राइस डिस्कवरी क्या है, मार्केट डेप्थ कहाँ है। हम जो बैठे हुए हैं 2-3 अरब, 4 अरब, 5 अरब रुपए के वॉल्यूम पर रुपी टर्म में, उसका वैल्यूज क्या है दुनिया में, वो दुनिया हंसती है। कहाँ से कहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गया है। ढाका स्टॉक एक्सचेंज में 30 लाख तो CDC अकाउंट होल्डर्स हैं, हमारे वही 55-60 हजार हैं। उसमें से वन टाइम एक्टिवेशन वाले मेरे ख्याल में हाफ होंगे। अब तो हालात ऐसे हैं कि बस जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं घर से तो हमें लगता है 5 मिनट पहुंच गए, क्योंकि रास्ते में रोड पर कोई गाड़ियां ही नहीं होती। ये बड़े अहम नुकात आप बता रहे हैं, हकीकत पसंद आना है। अहमद चिनाई साहब, अब बात कुछ ऐसी है अहमद चिनाई साहब, मुझे सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर दें। आपने चाइनीज़ को मार्केट दे दी, चाइनीज़ को मार्केट देने के बाद आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बढ़नी चाहिए थी। हमें तो बताया गया वो चाइनीज़ जहेज में ये लेकर आ रहे हैं, वो जहेज में नई गाड़ी भी लाएंगे, वो जहेज में बेडरूम का सामान भी लेकर आएंगे, वो जहेज में ये भी लाएंगे वो भी लाएंगे। जिस दिन से वो आए हैं
आप मुझे ये बताएं, मार्केट कैपिटलाइजेशन कहां बढ़ी, ब्रेड्थ और विड्थ कहां बढ़ी, क्रॉस लिस्टिंग कहां आई? हमें तो सर बिला वजह में गलत लाइन पे लगा दिया गया। मुझे एक्सप्लेन करें जी अहमद चिनाई साहब। आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है अहमद चिनाई साहब की। आवाज आ रही है मेरी? जी अब आना शुरू हुई, माजरत बीच में मेरे ख्याल आवाज आपकी कट गई थी जी। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं, कि चाइनीज खुद भी इस मार्केट के विक्टिम है। जहां 29 रुपए में शेयर उन्होंने खरीदा और स्टॉक मार्केट के जितने भी हमारे ट्रैक होल्डर्स थे उनकी बाछें खुल गई कि एक बहुत अच्छे रेट में जो है उनका सौदा हो गया। और इसके बाद वही मार्केट जो है PSX की एज अ कंपनी जो है वो 8-9 रुपए पे आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके सबसे बड़े विक्टिम तो चाइनीज हैं कि उन्होंने बड़े होप के साथ ये मार्केट खरीदी थी और इस उम्मीद के साथ कि ये 29 रुपए का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना सिर्फ वो दोगुना तिगुना हो जाएगा बल्कि डिविडेंड भी रेगुलरली आएगा। लेकिन मतलब अफसोस होता है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की उसका रिटर्न उनको भी नहीं मिल रहा और उनके लिए भी कोई आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम और चाइनीज बैठकर मिलकर इसका सोल्यूशन निकालें और इस मार्केट को बेहतर बनाने के लिए एक वाया मीडिया सोल्यूशन निकाल कर। अच्छा अहमद चिनाई साहब, एक चीज आप सच सच बता दें, क्या मार्केट चाइनीज ने खरीदी है या मार्केट किसी और ने खरीदी है चाइनीज को दिखा के? सच सच बताना है बिल्कुल। देखिए हम ये नहीं कहते कि जी इस तरह हुआ, चाइनीज ने इस मार्केट को खरीदा और चाइनीज जो है वो बहुत जिसको कहते हैं कि उसके साथ आए थे, अच्छे इंटेंशंस के साथ आए थे, जो अनफॉर्चुनेटली जो है वो इनका इंटेंशन जो है वो जो गो के अच्छा था लेकिन जो टारगेट्स वो अचीव करना चाहते थे तो वो अचीव नहीं कर सके। इसके बाद फॉरेनर्स ने भी इंटरेस्ट लिया, जब और मजीद डाइवर्समेंट हुआ, हमारे ट्रैक होल्डर्स ने अपने शेयर मजीद बेचे, तो मेरा ख्याल है कि यूरोप से भी जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई। तो ये सारे मिलकर विक्टिम हैं, सिर्फ हमारे लोग विक्टिम नहीं है, इसमें फॉरेनर्स भी विक्टिम है, इसमें चाइनीज भी विक्टिम है और इसमें हमारे लोकल इन्वेस्टर्स भी विक्टिम है। चलो ये जफर मोती साहब सुन लें, आप समझें इस बात को। द चाइनीज आर द विक्टिम्स ऑल्सो, यू आर नॉट द विक्टिम्स। तो आप देखें, वैसे अहमद चिनाई साहब को मैं मानता हूँ, जो खूबसूरत एहसन अंदाज़ बयां है, हल्का सा मुस्कुरा भी रहे हैं। सर देखें जफर मोती साहब, आपके चेहरे के तासुरात तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन अब आप समझ जाएं बात को कि चाइनीज भी आपको शायद अच्छे अल्फाज में याद नहीं कर रहे। उन्होंने तो आपकी मार्केट में पैसे लगाए थे ये सोच के कि पैसे कमाएंगे, लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ। जी देखिए, मैं हांगकांग से बहुत काम किया है मैंने। जो मार्केट में जो करेंसी की हेजिंग होती थी वो मैंने बहुत काम किया है। मुझे पता है कि वो जो चाइनीज हैं वो जब कोई चीज लेते हैं तो रुपए की पहले ही 4 आने में लेते हैं। कोई हम खुश नहीं थे कि भाई ये जारी है। हमें तो उस टाइम कोर्टशिप मिल रही थी लंदन स्टॉक एक्सचेंज से, फिर हम लोगों को मॉस्को ने भी अप्रोच किया था, फिर हमको मलेशिया ने अप्रोच किया था। लेकिन वो क्या था कि उस टाइम के हालात के हिसाब से वो सब आहिस्ता आहिस्ता हट गए थे। तो वही कहते हैं ना, इंग्लिश में उर्दू में कहते हैं कि मरता ना क्या करता। फिर हमारे हाथ में यही चाइनीज है। सर ये भी भाग गए थे, जिस दिन बारात थी उस दिन ये भाग गए और ये आए नहीं। बहाना ये बनाया गया कि उनकी फ्लाइट डिले हो गई, लेकिन फिर पता ये लगा कि दुनिया की एक बड़ी अहम शख्सियतें, पूरी दुनिया की बड़ी अहम शख्सियतें जो पाकिस्तान के भी अमीर तरीन आदमी हैं लेकिन पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, उन्होंने शायद इनको कहा, ऐसा सुना गया है कि भाई आ जाओ, तो फिर वो आ गए। मैंने ऐसा सुना है, आई डोंट नो, आप मुझे बताएं। तो वो यही होता है एंड में हमारे जैसे मुल्क में कि कोई अहम तरीन शख्सियत ही बोलती है भाई सौदा निपटाओ। हम लोग छोटे लोग हैं तो हम लोग भी छोटे मोटे सौदे निपटाने के लिए, फैसले कराने के लिए रोज रात को बैठते हैं। लेकिन वो पूरे दुनिया के बड़े हैं तो वो जो है वो दुनिया के हिसाब किताब से चलते हैं। हम तो 1000-2000 एकड़ की जमीनों पर के फैसले करा रहे होते हैं। अब तो ये है मुल्क में कि जिसको फोन करो कि भाई क्या काम करो तो टेंशन में है
कि वो अपने बंदों को जॉब छुड़वा रहा है, 30-30, 40-40 साल पुराने लोगों को निकाल रहे हैं लोग। अभी आपने कल देखा होगा कि इस्लामाबाद में वो जो बंदे थे जो जॉब पर थे उनको बगैर नोटिस के निकाला गया है, तो उन्होंने पूरे शीशे विशे सब तोड़ दिए। अब करें क्या कि ये मुल्क तो अब डाउन जा रहा है, और मैं कभी भी बोलता हूँ उसको आप फौरन मुझे पता है सेंसर कर दोगे कि मुझे 71-72 के साल याद आ रहे हैं। लोग कहते हैं तुम तो बहुत छोटे थे उस टाइम, लेकिन हमारे बाप दादा हमें समझाते थे, फर्स्ट बॉर्न बेबी बॉय था मैं, तो मुझे बताते थे कि क्या हालात है, और वो जो है वो हालात हमने मुझे खास तौर पर वापस नजर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अहमद चिनाई साहब की आंखों के इशारे ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ इत्तेफाक नहीं करते कि मामलात इतने खराब ना हैं। करे अहमद चिनाई साहब, क्या आप महसूस करते हैं कि इतने हालात खराब हैं जितने कि जफर मोती साहब बता रहे हैं? जी देखिए, जफर साहब का अपना परसेप्शन है, मुझसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस है ज्यादा, और वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो मेरा मुशाहिदा है वो ये है कि देखिए, हमारे लिस्टेड कंपनीज के अगर आप प्रॉफिट देख लें जो पिछले चंद सालों में आए हैं, और जफर साहब मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जो कंपनियां 2 अरब कमाती थी वो 20 अरब कमा रही हैं, 20 अरब वाली कंपनी 200 अरब कमा रही है। तो ये जो फिनोमिनल ग्रोथ है जो हमारी लिस्टेड कंपनीज की आई है, और लिस्टेड कंपनीज तो छोड़ दें, बाकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में बिलखुसूस फर्टिलाइजर सेक्शन में, टेक्सटाइल सेक्शन में, केमिकल सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में जो उन्होंने पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि प्रॉफिट मिंट किए हैं, मैं मिंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो अनप्रेसिडेंटेड हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और उसके बाद हमारे सरमाएदार अगर यानी उर्दू में कहें तो नोट छापे हैं, देने के बाद उर्दू में जो आप कह रहे हैं उसको नोट छापे हैं उन्होंने, इतना पैसा कमाया। चले आप उसको जिस तरह भी ले लें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां पर इतनी बड़ी फिनोमिनल ग्रोथ आती हो, और वो भी चंद मखसूस तबकों को। तो डाउन द लाइन जो उसका इफेक्ट जाना चाहिए था वो शायद उन्होंने दिया नहीं। पाकिस्तान में पॉवर्टी एलिवेशन पे काम नहीं किया, और सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो अपनी जेबों में डालकर जब वक्त आया, जरूरत पड़ी, तो उसको डॉलर की शक्ल में रख लिया, उसको गोल्ड की शक्ल में रख लिया, और पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो उसका फ्लो है वो नहीं आया। यह हार्श रियलिटी है जो आपने बताई है कि पीपल हैव नॉट शेयर्ड देयर प्रोस्पेरिटी, दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और फेसबुक के ऊपर देखें, चाहे आप माने ना माने, मैं देख रहा हूं इस वक्त, कह रहा हूं जी मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि $30 की गैस फर्टिलाइजर सेक्टर को $5 में दे रहे हैं। हम हर चीज पे सब्सिडी दे रहे हैं, हम शुगर पे सब्सिडी दे रहे हैं, हम व्हीट पे सब्सिडी दे रहे हैं, और इनके जो ऑपरेटर्स हैं उनके अगर हम प्रॉफिट देखें, उनकी हालत देखें, तो जो टर्फ में हमने लोन दिया, जो LTTF में हमने लोन दिया, लोगों ने $3 बिलियन की गाड़ियां मंगवाई हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये किधर की पैरिटी है कि आप 20 साल का लोन दे रहे हैं, 7 साल तक कोई रीपेमेंट नहीं है, अगले 13 साल में रीपेमेंट है, और आपने ओवर इन्वॉइसिंग भी की हुई है, उतने ही पैसे जितने का आपने माल मंगवाया है उतने ही पैसे आपने बाहर छोड़ दिए। आज डॉलर अगर डबल हो गया तो सारे पैसे जो है, मैं समझता हूं कि सारी मशीनें इनकी फ्री हो गई, और उसके बावजूद भी जो है वो उन्होंने प्रॉफिट कमाया। पाकिस्तान के जो रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम पे पैसे आए हैं, वो स्टोरी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बाहर से 1-आधा% में आपने लोन लिया, पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी रेसिडेंट होने के नाते जो है रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पाकिस्तान में पैसे यहाँ मंगवाए, 8-9% का स्प्रेड ले लिया, और इसके बाद जो है वो डॉलर की भी जो है वो 3 गुना प्राइस बढ़ गई। तो अगर हम ये कहें कि जी पाकिस्तान में बड़े लोगों ने, सरमाएदारों ने पैसे नहीं बनाए, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा पैसे उन्होंने किसी जफर मोती साहब जवाब दें इस सवाल का। वो कह रहे हैं द प्रॉस्परस हैव मिंटेड मनी इन दिस कंट्री एंड दे आर ऑल हैप्पी, इट्स सो शोज थ्रू देयर सोशल मीडिया। कोई लंदन जा रहा है, कोई यूएस जा, हर आदमी घूमने जा रहा है, दुबई में वेकेशन कर रहा है। दीनी और मजहबी हो गए हैं लोग, आपको मैं और नहीं बताना चाहता, दीनी और मजहबी हो गए हैं, वो भी जा रहे हैं अपना। तो आप मुझे बताएं सर, कहां पैसे नहीं है? किसने आपको कह दिया? पीपल आर वेरी वेल्दी। देखिए, मैं हमेशा वालिद मरहूम को ये बोलता था कि अगर कराची जैसे 3 करोड़ आवाम की आबादी वाले शहर में
25 मैकडोनल्ड पर लाइन लगती है तो बड़ी बात नहीं है। जब वहाँ 500 मैकडोनल्ड्स खुलते हैं तो फिर पता चलता है कि कहाँ लाइन लगती है। इसी तरह हमारे यहाँ लिस्टेड कंपनियों ने अगर 25-50 कंपनियां सिर्फ पूरे पाकिस्तान में प्रॉफिट करती हैं तो उसको आप नजरअंदाज करो। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिनोमिनल ग्रोथ हुई है उनकी, फिनोमिनल ग्रोथ हुई है, ये कह रहे हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई है लेकिन वीक करेंसी में हुई है। जब वीक करेंसी के बाद आप समझदार आदमी हो, आपको पता है कि अगर मैं 100 रुपए 60 रुपए का जब डॉलर था वो 100 रुपए मेरे लिए ज्यादा स्ट्रांग होगा, और 260 रुपए में जब रुपी में डॉलर होगा तो वो 100 रुपया मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखते, कुछ भी उसकी वैल्यूएशन नहीं है। आज 8 आप कह रहे थे ट्रैवलिंग का, आज 8 रुपए का भात हो गया है। एक सूप पीने वाला जो 100 रुपए में थाईलैंड में सूप मिलता था आज वो 800 का है। 75 रुपए का धर्म है जिसमें आप लोग सूप तो नहीं पीते थे थाईलैंड जाके वैसे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपने बताया कि सूप 800 रुपए का हो गया है। अब जितनी बातें आपने सुनी उनको सामने रखते हुए आपको पता लग गया होगा कि मैंने सितंबर 2014 के बाद क्यों कहा था कि स्टॉक मार्केट में पैसे ना लगाएं। उसकी वजह ये थी कि ये वाज़े था, और जैसे कहा कि राइटिंग ऑन द वॉल थी। मुझे पता लग रहा था कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान के पास वसाइल का फुकदान है, पाकिस्तान की कंपनीज का जिस तरह से इवैल्यूएशन किया जा रहा था, वैल्यूएशन किया जा रहा था, वो तरीकाकार ही गलत था। हाई इंटरेस्ट रेट के दौर में मल्टीपल्स पे बातें करना, ईपीएस से आगे सोचना नहीं, महदूद पैमाने पर तज्जिया देना, सट्टे की तरफ लोगों को लेकर जाना, सीपेक के मुतालिक बहुत बढ़ा चढ़ा के गुफ्तगू करना, उस मंसूबे को किसी और संप में मोड़ने की कोशिश करना, किसी तरह उसको मुल्क की मईशत के लिए लाजिम करार देना और मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना, ये सब सिलसिला मैं अपनी आंखों से देख रहा था। स्टॉक मार्केट के अंदर कारकर्दगी की बुनियाद पर, नताइज की बुनियाद के ऊपर कीमतों का तयन होना यह लाजमी था। इसके साथ साथ नई लिस्टिंग का आना बहुत ज़रूरी था, नई लिस्टिंग आई नहीं। कैपिटल की गैर मौजूदगी के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर तरक्की का आना, ये भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। नाजरीन, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मेरे सामने ये वाज़े था कि 2014 सितंबर के बाद मार्केट में पैसा लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। इसके साथ साथ डॉलर की बढ़ती हुई कदर, रुपए की गिरती हुई कदर, इस चीज़ की जामिन थी कि स्टॉक मार्केट गिरेगी नहीं। अगर चढ़ी भी, अगर गिरती नहीं है, और अगर किसी ना किसी तरीके से चढ़ भी जाती है तो भी इवेंचुअली उसका अक्यूमुलेटेड लॉस डॉलर्स में कैलकुलेट होगा। फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ दिमागी तवाजुन खो चुका होगा तो ही वो पाकिस्तान में पैसा लगाएगा। हैंस प्रूव्ड कि मैं जितना अरसा ये शोर मचाता रहा कि चाहे इंटरेस्ट रेट हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रेट हो, या फिर मुल्क के अंदर तरक्की के झूठे फिगर्स हों जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, सीपेक का बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना हो, और फिर मार्केट की डीम्यूचुअलाइजेशन म्यूचुअलाइजेशन वाला जो सिलसिला था वो हो, ये सारे मामलात जो थे ये इस तरफ इशारा कर रहे थे कि मार्केट कभी तरक्की नहीं करेगी। और ये भी आज देखें आप, रिकॉर्ड के ऊपर खुद उन्होंने कहा कि शायद अब वो $100 बिलियन जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 2017 में थी, अब शायद वो 22 या 23 बिलियन डॉलर भी ना हो। मैं नहीं कह रहा, मेरे फाजिल मेहमान कह रहे थे। आपने अगर मार्केट में खेला नाजरीन, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। ना सिर्फ कि आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा, आपने अपने सरमाए को ज़ाया कर दिया, फिनिश कर दिया, ज़ीरो कर दिया। ज़ीरो तो मैं इस्तिलाहन कह रहा हूँ, लेकिन आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अगर आप डायनेमिक रहते, आप शिफ्ट करते रहते, एवेन्यूज़ को शिफ्ट करते रहते, तो आज आपको फ़ायदा होता, क्योंकि जो अमीर लोग थे, सरमायाकार लोग थे, उन्होंने आपके साथ फिर एक बहुत बड़ा मजाक किया। हाथ हिला दें, आपके साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है।
यहां पर नाजरीन वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।